हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू LWS स्क्वायर। हम सभी ने फेडरलिज्म को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसके लगभग आधे चैप्टर को हमने कंप्लीट भी कर लिया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी भी बचे हुए हैं। जिन जिन टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया है उसके कुछ एक दो बार फिर से उसका रिवीजन करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि फेडरलिज्म होता क्या है। उसका आंसर था कि जब हम पावर को गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे डिवाइड कर देते हैं उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। दैट मीन्स कि पावर एक ही जगह ना होकर के, एक ही लेवल के गवर्नमेंट पे ना होकर के अलग अलग लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट पे डिवाइड कर दिया जाए। फिर दूसरा, उसका आगे फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म क्या होता है, यानी कि हम कैसे पता करेंगे कि कहीं पर फेडरलिज्म है या नहीं है। सो बेसिकली व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरलिज्म, ये बात पता करनी थी। और उसमें हमने कुल 6 से 7 फीचर्स पढ़े थे, जिसमें पहला था कि मोर देन 2 टीयर ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरा, जितने लेवल की गवर्नमेंट होगी वो सभी सेम सिटीजन पे गवर्न करेंगे। तीसरा, उनके जो भी सिटीजन्स होंगे, जो भी गवर्नमेंट होगी, उनके अपने अपने जुरिस्डिक्शंस होंगे। चौथा, जो जुरिस्डिक्शंस होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड होंगे। जो जुरिस्डिक्शंस होंगे वो गारंटीड होंगे बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई किसी की लीगल अथॉरिटी में इंटर नहीं करेगा, इसके लिए एक कोर्ट होगी। सबके पास अपने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस होंगे, और अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट इसके लिए फ्री है। और इसके बाद हमने देखा था कि कैसे इंडिया में, हमें देखना था कि इंडिया में कैसे फेडरलिज्म है ना। उसमें हमने देखा था कि इंडिया की जहां तक बात थी तो हमने देखा था जुरिस्डिक्शन के बारे में, और वो जुरिस्डिक्शन कहाँ का था, इंडिया का था, है ना। इंडिया में जब हमने देखा था कि जुरिस्डिक्शन है क्या गवर्नमेंट के, तो अलग अलग लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट पे जो उसके जुरिस्डिक्शन थे वो हमें देखने को मिले थे। जैसे हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा 7 शेड्यूल है, जो हमारा 7 शेड्यूल है, इसमें प्रॉपर तरीके से ये बात बता दी गई है कि अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट के पास अलग अलग तरीके के पावर है, अलग अलग सब्जेक्ट ऑफ मैटर है। अलग अलग गवर्नमेंट के पास अलग अलग लेवल पे अलग अलग सब्जेक्ट पे लीगल अथॉरिटी है। क्योंकि जो जुरिस्डिक्शन होता है ना, जुरिस्डिक्शन होता क्या है, जुरिस्डिक्शन का मतलब हो गया लीगल अथॉरिटी। जुरिस्डिक्शन का मतलब हो गया लीगल अथॉरिटी, है ना। लीगल अथॉरिटी किस चीज पे, किसी एरिया पे, ओवर एन एरिया। जो कैसा हो सकता है, ये ज्योग्राफिकल भी हो सकता है, ये ज्योग्राफिकल भी हो सकता है, या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है ना। यानी कि कोई एक फिक्स्ड रीजन भी बता सकता है कि इस एरिया पे, या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे सब्जेक्ट दे देगा एजुकेशन, तो जैसे कह देगा कि मैं केवल एजुकेशन पे ही कानून बना सकता हूँ। अब वो मेरा सब्जेक्ट ऑफ मैटर हो गया, अगर कोई और उस पे कानून बनाएगा तो ये लीगल हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। ऐसे 7 शेड्यूल में कुल मिला जुला करके 3 लिस्ट दे दिए गए, ठीक है। इसमें 3 लिस्ट दे दिए गए 7 शेड्यूल में, है ना। इसमें क्या दे दिए गए, इसमें दे दिए गए 3 लिस्ट, और इन तीनों लिस्ट में अलग अलग लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के लिए अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट ऑफ मैटर रखे गए, है ना। सब्जेक्ट ऑफ मैटर रखे गए, जैसे एक लिस्ट हो गई यूनियन लिस्ट, एक लिस्ट हो गई यूनियन लिस्ट, एक लिस्ट हो गई स्टेट लिस्ट, और एक लिस्ट हो गई कॉन्करेंट लिस्ट, एक लिस्ट हो गई कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 तरीके की लिस्ट है ना, एक हो गई यूनियन लिस्ट, एक हो गई स्टेट लिस्ट, एक हो गई कॉन्करेंट लिस्ट। 3 तरीके की लिस्ट हो गई। अब इसमें क्या है, अलग अलग लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट है ना, अलग अलग सब्जेक्ट है। जैसे यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, इसमें वो सब्जेक्ट है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। इसमें कौन से सब्जेक्ट है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, यानी कि ये पूरे की पूरी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कंट्री का डिफेंस हो गया, डिफेंस की बात हो गई, है ना। जैसे बैंकिंग हो गया, है ना, बैंकिंग की बात हो गई। जैसे कम्युनिकेशन हो गया, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, है ना। जैसे फॉरेन अफेयर हो गया, जैसे फॉरेन अफेयर हो गया। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पूरी की पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट है ना। बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, डिफेंस ऑफ द नेशन हो गया, और करेंसी हो गई। अब ये पूरी कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है,
सोचो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर करने पे करेंसी चेंज हो जाए तो हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कि सोचो आप एक स्टेट से, कि आपने उत्तराखंड से निकले, है ना, और कहाँ जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, और यहाँ एंटर करने से पहले यहाँ की करेंसी अलग है ना, यहाँ की करेंसी अलग है, यहाँ की करेंसी अलग है, तो दोनों जगह पे क्या है कि करेंसी अलग अलग चल रही है। यहाँ पे रुपए चल रहा है, वहां पे कुछ और चल रहा है। तो आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाने पे क्या करना पड़ेगा, तुरंत करेंसी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे टोटल इतने सारे स्टेट्स हैं, तो हमें कितने सारे प्रॉब्लम्स होंगे कहीं ना कहीं इन सब चीजों को कन्वर्ट करने में। तो इस तरीके से ये वो चीजें होती हैं, इसमें वो सब्जेक्ट रखे जाते हैं ना, जिनमें पूरी कंट्री में क्या है, यूनिफॉर्मिटी हो, है ना, क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी हो, है ना, कहाँ पे, पूरी कंट्री में, इन द होल नेशन। क्यों? क्योंकि अब बैंकिंग सिस्टम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज्यादा होगी, है ना, कम्युनिकेशन अलग होगा, डिफेंस अलग अलग हो ही नहीं सकता, है ना, बॉर्डर एरियाज पे। ऐसे इसी तरीके से अब अगर यूनियन लिस्ट की बात है तो इसके पास, है ना, इसके पास इस पर जो भी लॉज फॉर्मेशन है ये कौन करेगा, इस पर जो भी लॉज फॉर्मेशन है ये कौन करेगा, इस पे जो भी लॉज फॉर्मेशन है ये इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अलोन मेक लॉज इन द गिवन सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इस पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये अकेले कोई भी कानून बना सकती है, इसमें वो किसी से उसको ऑथराइज या किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से स्टेट लिस्ट हो गया। अब स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आएगा वो कैसा होगा, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आएगा वो कैसा होगा, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आएंगे जो लोकल इंपॉर्टेंस के होंगे, है ना, स्टेट के लिए जो लोकल इंपॉर्टेंस के होंगे स्टेट के लिए। जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे इसमें हो सकता है कि, इसमें हो सकता है कि पुलिस हो गई। अब हर जगह की पुलिस अलग अलग काम करेगी, है ना, जैसे, है ना, जैसे पुलिस हो गई, जैसे इरिगेशन हो गया, इरिगेशन हो गया, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, है ना, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जैसे ट्रेड हो गया। तो ऐसे जो कुछ सब्जेक्ट है लोकल इंपॉर्टेंस के ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो जैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अलोन मेक लॉज, ऐसे यहाँ पर भी है कि स्टेट गवर्नमेंट, है ना, इस पे स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज अलोन। जैसे वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट थी ऐसे यहाँ पे कौन है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी अकेले कानून बना सकती है। दैट मीन्स कि अब इसमें क्या है, इस पे ये नहीं आएंगे, इन पे ये नहीं जाएंगे, दोनों चीजें हो गई। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है कि वो सब्जेक्ट है जिसमें दोनों के कॉमन इंटरेस्ट है ना, कॉमन इंटरेस्ट है किसके, दोनों के, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसे कौन से सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन हो गया, है ना, ऐसे सब्जेक्ट कौन से हैं, जैसे एजुकेशन हो गया। सो ये जो सब्जेक्ट हमें देखने को मिल रहा है ये ऐसे हो गए जो कॉमन इंटरेस्ट के दोनों लेवल के। तो इस पे क्या कर सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरीके की कोई भी, है ना, डिस्टरबेंस होता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिवेल कौन करेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी इसकी बात मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये था पूरा का पूरा 7 शेड्यूल। कुछ और चीजें हैं, जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब तो ये चीजें कर दी गई थी, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब लागू हुआ था, है ना, तो उस टाइम पे क्या ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बहुत सारे चीजें थी ना, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए या ये सब चीजें, तो क्या उस टाइम पे थी, उस टाइम पे नहीं थी। तो कुछ ऐसी चीजें जिनका क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया कि वो किस में आएंगे, है ना, जैसे जो सब्जेक्ट हमारे आ गए यूनियन लिस्ट में इनका पता चल गया, कुछ सब्जेक्ट आ गए जो गए स्टेट लिस्ट में इनका पता चल गया, कुछ हो गए जिन पे दोनों बना सकते। बट कुछ ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, जो बचे हुए जिनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रेसिडुअल सब्जेक्ट, है ना। अब ऐसे सब्जेक्ट जो बच गए हैं जिन पे ये नहीं पता है कि वो स्टेट लिस्ट में या, है ना, जो स्टेट लिस्ट में है या सेंट्रल लिस्ट में है, तो इन पे कौन लॉज बनाएगा, इन पे लॉज बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें जो बच गई थी वो किस पे कौन बनाएगा, यहाँ पे फिर से किसके पास आ जाएगी पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये पूरा का पूरा था 7 शेड्यूल और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है।
तो फेडरलिज्म जब हम जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं इंडिया में गवर्नमेंट की, तो इस तरीके से ऐसे क्या है। उसके बाद अगर ऐसा हो जाए कि मान लो कि एक लेवल की गवर्नमेंट दूसरे लेवल की गवर्नमेंट की क्या कर रहे हैं, पावर को कम करने की कोशिश कर रहा है या उनके सब्जेक्ट में काम करने का काम कर रहा है, कानून बनाने का काम कर रहा है, तो फिर इससे निपटने का क्या तरीका है। तो फिर हमारे पास क्या है ना, हमारे पास क्या है, कोर्ट्स है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा मामला कहाँ तक जाएगा, फिर ये कोर्ट्स तक जा सकते हैं, है ना। कोर्ट्स हमारे पास देखो तो दो तरीके के हैं ना, जैसे हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है हाईएस्ट कोर्ट में, है ना। उसके बाद हाई कोर्ट है, ये दो तो हो गए। इसके बाद और भी लेवल के गवर्नमेंट कोर्ट्स हैं, बट ये हो गए दो लेवल के। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसा हो जाएगा कि इंक्रोच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें फिर कोर्ट में जाएगी, और कोर्ट क्या करता है, कोर्ट एक तरीके से अंपायर की तरह एक्ट करता है। दैट मीन्स कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास जो भी उसके कैरेक्टर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। क्या इंडिया में ऑफिशियली फेडरल स्ट्रक्चर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 ये नहीं बताता कि इंडिया एक फेडरल नेशन है, बट एक्चुअली वो डिफाइन करता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमने इसके पहले देखा था कि दो तरीके के फेडरल नेशंस बन सकते हैं, एक कमिंग टुगेदर होते हैं, एक होल्डिंग टुगेदर होते हैं। तो इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर है, और होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर में जो फेडरलिज्म होता है, इसमें क्या होता है कि जब कमिंग टुगेदर होता है वो सब खुद ही साथ में आते हैं, कहते हैं भाई चलो मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, जिससे कि हमारी सिक्योरिटी बेहतर हो पाएगी, हमारी सॉवरेनिटी मजबूत होगी, हमारी एक सिंगल आइडेंटिटी होगी। ये सभी की सभी चीजें चल रही थी, है ना, ये सभी की सभी चीजें थी। ऐसे ही इंडिया का जो केस है ना, ये है होल्डिंग टुगेदर का, ये है होल्डिंग टुगेदर का। ओके, सो बेसिकली द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज होल्डिंग टुगेदर। और होल्डिंग टुगेदर का पता है क्या होता है स्ट्रक्चर, होल्डिंग टुगेदर का मतलब जबरदस्ती उसको, या तो खुद ही उसमें होता क्या है कि एक टॉप जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, वो क्या करते हैं, अपने पावर को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो टॉप में जो सिस्टम बैठा हुआ है वो अलग अलग लेवल्स पे अपने पावर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो टॉप पे, जैसे हम मान लें कि अपने कंट्री की बात करें, तो हमारे जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो ज्यादा पावरफुल होगी अकॉर्डिंग टू द स्टेट अथॉरिटी। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो पावरफुल है क्योंकि उसके पास ऐसे सब्जेक्ट्स है, ऐसे उसके पास राइट्स है, ऐसे उसके पास ड्यूटीज है, वैसे स्ट्रक्चर ही बना हुआ है। तो होल्डिंग टुगेदर में हमने देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ज्यादा पावरफुल होती है बजाय स्टेट अथॉरिटी के या स्टेट गवर्नमेंट के। और ये चीज हमने इसके पहले भी देख चुका है। अब इसके बाद हमें और क्या देखना है कि कैसे, आखिर कैसे, जो हमारा टॉपिक है ना कि हाउ द फेडरलिज्म, है ना, फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। गलत है क्या कुछ, इसमें थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए था, चलो खैर, है ना। जो यहाँ से हमारा टॉपिक है हाउ द फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, तो वो चीज कैसे होगा, कैसे है। अब इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हो रहा है ना, इंडिया में, इंडिया में, है ना, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, है ना, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। यही है ना बेसिकली कि इंडिया में, इंडिया में फेडरलिज्म में उसकी प्रैक्टिसिंग हुई है क्या। दैट मीन्स, है ना, दैट मीन्स कि कुछ ऐसी चीजें बताओ आप हमें इस कंट्री के बारे में। कौन सी कंट्री, इंडिया के बारे में। कुछ ऐसी चीजें बताओ, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस बताओ, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस बताओ जिससे ये पता चले कि इंडिया में फेडरलिज्म है ना। क्या कोई ऐसी पॉलिसीज है, बेसिकली जो हम बात करना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या इंडिया में कोई ऐसी पॉलिसीज है, क्या इंडिया में कोई ऐसी पॉलिसीज है ना, क्या इंडिया ने कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई है जिससे ये पता चले कि इंडिया में फेडरलिज्म है। Is there any policies formed by the Indian government that, है ना, satisfy the features of the federalism। क्या ऐसी पॉलिसीज है, क्या ऐसे कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, क्या ऐसे कुछ रूल्स हैं, क्या कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं, है ना, क्या कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं। ऐसा कुछ भी है क्या कि इंडिया में ऐसा कुछ हुआ है क्या कभी पास्ट में जिससे ये बात पता चले कि इंडिया में फेडरलिज्म है। बताओ जरा, ऐसा कुछ भी हुआ है तो उसके लिए हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। जैसे अब यहां से जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि, है ना, जब हमें ये पढ़ना है कि क्या इंडिया में सच में फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड हो रहे हैं,
कुछ ऐसे पॉलिसीज है तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल है, इंडिया में फेडरलिज्म तो है भाई। कैसे पता चलेगा, देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे इंडिया के लिए एक जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, किसके बारे में, वो है यहाँ के लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में, है ना। लिंग्विस्टिक हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, यहाँ के लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में। दूसरा, जो इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी है, इंडिया की जो लैंग्वेज पॉलिसी है इसके बारे में। उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, एक टॉपिक कि जो हमारा सेंटर और स्टेट का रिलेशन है वो कैसा है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ना पड़ेगा। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन एंड ऑलमोस्ट द चैप्टर, है ना, कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसको हम कह सकते हैं, इस सेक्शन का तो है ही, ऑल्सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ओके, सो देयर आर टोटल 4 टॉपिक्स, है ना। पहला क्या हो गया कि यहाँ के लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में, सेकंड हो गया लैंग्वेज पॉलिसी, थर्ड हो गया सेंट्रल स्टेट रिलेशन, एंड फोर्थ हो गया डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने क्या किया है, कहीं ना कहीं जो ऐसे पॉलिसीज, रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, जिसने इंडिया में जो फेडरलिज्म है उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाया है। और इसी से हमें पता चल जाएगा कि इंडिया में क्या है, फेडरलिज्म है। कैसे भाई, फेडरलिज्म में हुआ ही क्या है, बताओ जरा, फेडरलिज्म में हुआ ही क्या। फेडरलिज्म में पावर ही तो शेयर हुआ है, पावर ही तो शेयर हुआ है। और पावर शेयरिंग तो किस लेवल पे हो सकता है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में हो सकता है कि नहीं, बताओ जरा। पावर शेयर सोशल ग्रुप्स के बीच में हो सकता है कि नहीं। और सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, सोशल ग्रुप्स का मतलब हो गया कि ग्रुप जो हमारी सोसाइटी के लोगों से मिलकर के बनी हो। और हमारी सोसाइटी में लोग अलग अलग तरीके के रहते हैं भाई, लैंग्वेज के बेसिस पे अलग रहते हैं, जेंडर के बेसिस पे अलग अलग रहते हैं, रिलीजन के बेसिस पे अलग रहते हैं, कास्ट के बेसिस पे अलग रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सोशल ग्रुप्स की जब हम बात करेंगे तो सोशल ग्रुप्स तो किसी भी, है ना, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से हो सकते हैं। जैसे इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, है ना, जेंडर के बेसिस पे हो गया, रिलीजन के बेसिस पे हो गया, कास्ट के बेसिस पे हो गया, और इम्पोर्टेंट लैंग्वेज के बेसिस पे हो गया। तो इसके इसके बेसिस पे होता है। अब हम क्या करें कि पावर की शेयरिंग अगर इनके बीच में भी कर सकते हैं, कि पावर को क्या करना है, शेयर कर देना अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में, लैंग्वेज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। तो जब इनके बेसिस पे हम पावर को शेयर कर देते हैं तो भी तो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं कि पावर एक जगह नहीं रख रहे हैं भाई। हमने क्या किया कि मान लो कि मेल डोमिनेटिंग कंट्री है जहां पे केवल मेल ही ऐसे हैं जो डोमिनेट करते हैं, उनके पास सारा पावर है। हमने मेल से पावर लेकर के फीमेल्स तक भी पहुंचा दिया, यानी कि मेंस की जगह विमेन तक भी पावर चला गया। तब भी तो हमने एक ही सोशल ग्रुप से पावर लेकर के दूसरे सोशल ग्रुप को दे दिया भाई, यही तो हो रहा है। अब मान लो कि किसी एक ही कास्ट के पास सारा पावर था, हमने क्या कर दिया कि उस कास्ट से सारा का सारा पावर, है ना हटा करके कुछ पावर लिया और आगे दूसरे कास्ट को भी दे दिया। तो भी हमने क्या किया कि पावर को एक ही जगह नहीं रखा ना, उसको हमने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। सिंपल सी बात है। ऐसे ही क्या है कि रिलीजन के बेसिस पे, कि एक रिलीजन में नहीं है, सबको बराबर है, या तो पावर शेयर कर दो या तो सबको बराबर कर दो, सबको बराबर कर दे। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं ये जो भी जो चीजें हैं ये क्या कर रही है, पावर को तो भाई आगे बढ़ा रहे हैं, एक जगह नहीं रख रहे हैं, एक जगह तो नहीं रख रहे हैं ना सारा का सारा पावर। ये भी तो फेडरलिज्म है ना। ऐसे में हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में क्या कुछ ऐसा हुआ है क्या कभी कि हम ये कह दें कि हाँ यहाँ पे फेडरलिज्म बहुत मजबूत हुआ है। यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसीज, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये वो चीजें हैं, ये वो इवेंट्स हैं, दिस विल एक्सप्लेन द एक्चुअल फीचर्स एंड एक्चुअल प्रैक्टिसेस ऑफ द फेडरलिज्म इन आवर नेशन। बिकॉज ये जो सारे के सारे इवेंट्स हो रहे हैं ना, ये एक्सप्लेन करेंगे हमें कि कैसे इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है। क्योंकि यही वो चीजें हैं जो एक्सप्लेन करेंगे भाई। ये देखो, जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं ये कैसे बने, ये बने तो क्यों बने, ना बनाते तो क्या होता। लैंग्वेज पॉलिसीज क्या थे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या थे, डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ से हम 2 टॉपिक कवर करने वाले, एक हो गया लिंग्विस्टिक स्टेट्स का और एक हो गया लैंग्वेज पॉलिसी का, है ना।
लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड लैंग्वेज पॉलिसी, दो टॉपिक। अब यहाँ से एक काम करते हैं, थोड़ा सा लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में देखते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब हो गया कि वो स्टेट जो लैंग्वेज के बेसिस पे बने हो। अब समझते हैं, देखो अ कंट्री बेल्जियम, जिसका हमने एग्जांपल लिया था पावर शेयरिंग चैप्टर में, और एक कंट्री है श्रीलंका। सो दीज आर द नेशंस जिनकी जो ज्योग्राफिकल है ना, जो इनकी यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो इंडिया के कंपेरिजन में बहुत कम है ना। तो एक कंट्री है श्रीलंका, एक कंट्री है बेल्जियम, और वहां पे जो सोशल डाइवर्सिटीज है भाई, वहां के लोगों में जो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, जो रिलीजन की है, कास्ट जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती होंगी मान लो, तब भी रिलीजन जैसी चीजें तो है, कास्ट जैसी चीजें तो नहीं है, लेकिन लैंग्वेज जैसी चीजें तो है, क्योंकि हर जगह पे हर कंट्री में लोग कोई ना कोई भाषा तो बोलते ही हैं। तो जहां पे बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे छोटे कंट्रीज, जहां की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, वहां पे उन लोगों को पावर को क्या करना पड़ा, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ा। श्रीलंका ने नहीं किया तो वहां पे सिविल वॉर जैसे सिचुएशंस आ गए। तो आप एक बात सोचो कि जब हम ये देखते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स हमारे यहाँ क्यों बने, और ना बनाते तो भी चलता क्या, तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल्स, वो जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो हमें देखने पड़ेंगे कि जब एक छोटे छोटे नेशंस में, बेल्जियम और श्रीलंका जैसे नेशंस में नहीं हो पा रहा है, वहां पे पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप्स में डिवाइड ही करना पड़ा, तो इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्रीज में जहां पे इतना सारा सोशल डाइवर्सिटी है, वहां पे कैसे काम होगा, वहां पे भी नहीं हो पाएगा। तो हुआ क्या कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हमारे बने है ना, जो हमारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स थे है ना, ये था कि हुआ क्या ना कि जब हमें 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 देखो है क्या कि जब हम ओरिजिनल, हम बात करते हैं कब, इंडिपेंडेंस के टाइम की है ना, जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम की, मान लो कि ये है, ये 1947 की बात हो गई, और इधर हो गया 2025 मान लो। अब इस बीच में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अप्रोक्स कितने थे, 15 स्टेट्स के, है ना, कितने थे। आज हमारे पास कितने 25 प्लस स्टेट्स है, कितने 25 प्लस स्टेट्स है। देखो हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारे इस टाइम पे, इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि है ना, बहुत सारे है ना नंबर ऑफ स्टेट्स हम कह सकते हैं वैनिस्ट, खत्म कर दिए गए है ना, या चेंज कर दिए गए, नंबर ऑफ स्टेट वैनिस्ट। और क्या हुआ है ना, चेंज हो गया क्या, बहुत सारे स्टेट का हमने क्या चेंज किया है, नेम तक चेंज किया है। बहुत सारे स्टेट्स का हमने है ना बाउंड्रीज को हमने उसको चेंज किया है, यानी कि उनके जो बॉर्डर्स थे वो भी हमने चेंज किया, उनके नेम तक चेंज कर दिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि कहीं ना कहीं हमने जो हमारे स्टेट्स थे उनको हमने मर्ज करने की जैसी चीजें भी हो सकती हैं, हमने उनका और है ना नाम चेंज किया, बाउंड्री चेंज किया, एंड ऑल्सो न्यू स्टेट्स भी क्रिएट हुए, न्यू स्टेट्स भी क्रिएट हुए हैं। ऐसा नहीं है नए नए स्टेट्स बने। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हुआ कि कहीं ना कहीं इतने, और ये हमारे कंट्री के सामने जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज ये था कि क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम बना सकते हैं क्या स्टेट्स को, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी सारी भाषाएं, अगर हम भाषा के या लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट्स का फॉर्मेशन करने लगेंगे, तब तो हर कोई अपनी अपनी लैंग्वेज के लिए डिमांड करेगा, तब तो केवल क्या होगा, डिवीजन ही होता रहेगा हमारी कंट्री में। नए नए स्टेट्स ही बनाने पड़ेंगे डेली बेसिस पे, कोई भी आएगा एक स्टेट्स मांग लेगा, देना पड़ेगा। ऐसा कुछ हुआ। तो फिर यहाँ से क्या हुआ कि जब हम स्टेट्स की बात करते हैं कि 25 प्लस स्टेट्स आज के पास, आज के टाइम पे 15 स्टेट उस टाइम पे थे, तो काफी सारा क्या हुआ, चेंजिंग हुआ है ना, बने, नेम चेंज हुआ, बाउंड्रीज चेंज हुई, नए नए स्टेट्स बने, ऐसे किया गया, कितने चेंजेस हुए। तो ये तो लैंग्वेज के बेसिस पे हो गया कि हमारे यहाँ क्या था कि ये स्टेट्स को इस तरीके से बनाया गया। अब इसमें क्या है कि कुछ और नए स्टेट्स बनाए गए, किस बेसिस पे, नए स्टेट्स और बने, वो बने कैसे, कल्चर के बेसिस पे, कि भाई वहाँ का कल्चर अलग है, उसके लिए स्टेट्स बना दो, वहाँ की ज्योग्राफी कुछ अलग है बाकी स्टेट से, इसलिए उनको अलग लोकेशन दे दो, है ना। वहाँ पे अलग अलग ग्रुप रहते हैं, जैसे मान लो कि जो वहाँ की एथनिसिटी है वो अलग है, जैसे जो एसटी कम्युनिटी, हो सकता है कि किसी स्टेट में एसटी कम्युनिटी रहती है, तो उन लोगों को बाकी लोगों से अलग रहना है, तो उनको अलग स्टेट बना दो, है ना। जैसे इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे हमें नागालैंड देखने को मिलेगा, है ना, एथनिसिटी के बेसिस पे मिल गया। झारखंड, झारखंड जो स्टेट है
ये हमें देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो ये वो स्टेट्स हैं जो कहीं ना कहीं अपने यहाँ के कल्चर, अपने यहाँ की ज्योग्राफी, अपने यहाँ की एथनिसिटी के लिए इनको नया स्टेट्स बना करके दे दिया गया है ना, कह दिया गया कि अभी क्या है, ये नए स्टेट्स हैं। ये सभी के सभी क्या नए स्टेट्स क्यों बने? क्योंकि ये अपने हिसाब से ही अपनी अलग एक पहचान रखते हैं, ज्योग्राफी के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे। इसी तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पे भी ये कहा गया कि जो सेम लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी है ना, जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, सेम लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, है ना, इनको कहा गया कि एक काम करो ना, ये एक काम करो, इन लोगों को एक ही स्टेट में रहने दो, है ना, लिव इन द सेम स्टेट, इनको एक ही स्टेट में रहने दो, लिव इन द सेम स्टेट। तो इनको क्या कहा गया कि ये जो एक ही जैसी भाषा बोलने वाले लोग हैं, इनको एक ही जगह रहने दो, एक ही स्टेट इनको दे दो और उसी स्टेट में ये रहे, है ना, ये उसी स्टेट में रहे। लेकिन जब ये बातें हो गई कि एक ही स्टेट में रहे, तो इससे थोड़ा सा क्या हुआ कि जो हमारे लीडर्स, क्योंकि भाई उसी समय क्या हुआ था, नए नए पार्टीशन हुए थे, है ना, टुकड़ों में विभाजित हुआ था, टुकड़ों में डिवाइड हुआ था हमारा नेशन। तो उस चीज से लोग अभी निकल नहीं पाए थे, और उसके बाद तुरंत लैंग्वेज के बेसिस पे, क्योंकि ये डिमांड हो रहा था कि ये क्या किया जाए कि एक ही जैसी भाषा बोलने वाले लोग वो सोचते थे कि हम अलग रहे। तो इससे क्या होता कि लोगों को ये लगा, जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे सिस्टम थे, उनको लगा कि इससे चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो ऐसे डिसीजंस लेने से पहले उनको थोड़ा सा डर लग रहा था, बट एक्चुअली में जो रिजल्ट आया, क्या ऐसा आया कि कुछ ऐसे डरने वाली चीज थी? ऐसा नहीं हुआ। जब हमारे स्टेट्स बने तो हमें क्या पता चला कि नहीं, है ना, जो उनके प्रॉब्लम्स थे, है ना, जो उनके फियर थे, फियर क्या था? फियर उनके पास ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो कंट्री थी उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाए, कि वो फिर से टूटना चालू हो जाए, है ना। डिसइंटीग्रेशन होने का इनके पास थोड़ा सा तो फियर था। क्या ऐसा कुछ हुआ? ऐसा नहीं हुआ, बल्कि और क्या हो गया कि कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, हमारी यूनिटी को और बढ़ाया। क्योंकि यूनिटी कैसे इंप्रूव होगी भाई? हम जो हमारे साथ अलग अलग कम्युनिटीज है उनको हम ट्रस्ट दिलाएंगे ना भाई, कि किसी के हिस्से की चीजें हमारे पास नहीं आनी पाएंगी, है ना, हम सभी मिलजुल करके रहेंगे। क्योंकि देखो फेडरलिज्म मजबूत कैसे होगा? जब डिजायर होगा उनके पास, है ना, डिजायर टू लिव टुगेदर, है ना। सिंपल सी बात है कि इनके पास क्या होने चाहिए, इनके पास डिजायर होने चाहिए, डिजायर टू लिव टुगेदर। ये चीज हो गई कि भाई एक साथ रहने के लिए इनके पास क्या है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, एक साथ रह सकते हैं, है ना। दूसरा, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट किस चीज का? फॉर द सोशल डाइवर्सिटीज, कि इनके पास जो भी डाइवर्सिटी है ना सोसाइटी में, उसका क्या करना? रिस्पेक्ट करना। क्या करना? रिस्पेक्ट करना। तो सोशल डाइवर्सिटीज जो है कंट्री में, उनका रिस्पेक्ट करना। उसके बाद जो भी लोग उनके साथ रहे, उनको सब एक साथ रहने के क्या हो, उनके, है ना, उनमें किसी भी तरीके की स्ट्रगल्स ना हो, वो सब एक साथ रहना चाहते हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसी से मिलजुल करके क्या बनेगा, एक फेडरल नेशन ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना, ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि डिसइंटीग्रेशन और यूनिटी, डिसइंटीग्रेशन होगा इस बात का तो फियर था, बट ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि जो हमारी यूनिटी थी ना, ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। क्योंकि अब क्या हो गया कि कम्युनिटीज के बीच में जो एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लैंग्वेज पे कोई भी, है ना, खतरा उन्हें दिखे, जैसे श्रीलंका में हुआ था, है ना, कि सिंगलास को डोमिनेट करा दिया, बाकी जो तमिल्स थे उनको नहीं, तो प्रॉब्लम्स हो गई वहां पे। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो इससे चीजें और ज्यादा यूनाइट हो गई, है ना, यूनिटी हुई। दूसरा, कहीं ना कहीं इससे और क्या हुआ, दूसरा जो यहाँ पे डेली बेसिस पे था ना कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम, वो और ज्यादा आसान हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन का काम और ज्यादा आसान हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन का काम और ज्यादा आसान हो गया कैसे? क्योंकि अब वो अपने लैंग्वेज में कर रहे हैं ना भाई। लोकल लेवल पे कोई है, तो लोकल लेवल पे हमें बात करने के लिए लोकल लेवल पे जो लोग हैं, बात तो हमें लोगों से ही करनी है। वो अलग भाषा बोलते हैं तो हमें उनकी भाषा में बातचीत करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो और ज्यादा, है ना, इजिली रन करने लगा, ये और ज्यादा इजी वे में चलने लगा। ऐसा नहीं हुआ कि इससे और कोई प्रॉब्लम हुई, है ना। तो इससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़े नहीं, बल्कि और ज्यादा कंट्रोल में हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो गया।
है ना, और यूनिटी और ज्यादा बढ़ी, मजबूत हो गई। तो जो मैं ये बात कर रहा था कि इंडिया में क्या ऐसा कुछ हुआ है, तो हाँ, लिंग्विस्टिक स्टेट्स हो गए। तो स्टार्टिंग में फियर था, बट बाद में क्या हो गया कि और ज्यादा इजिली ये चीजें धीरे 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 क्या हो गया, सॉल्व, है ना। तो पहले चीज क्या हो गई कि जो सेंट्रल सॉरी जो लिंग्विस्टिक स्टेट थे, वहां पे एक फियर था, क्योंकि अभी अभी पार्टीशन हुआ है भाई, इंडिया का अभी अभी पार्टीशन हुआ है। एंड तुरंत क्या करना कि लैंग्वेज के बेसिस पे न्यू स्टेट्स क्रिएट करना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग टास्क तो था हमारे लीडर्स के लिए, हमारे सिस्टम के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए था। और ऐसे में अगर ऐसे टास्क तुरंत मिल जाएंगे जहां पे अभी अभी पार्टीशन हुआ है, इसको हम कहते हैं ब्लडी पार्टीशन एक तरीके से, है ना, कि कितनी सारे मतलब कितना और सिचुएशन था उस टाइम पे, उसके बाद तुरंत ऐसे डिसीजन लेना, तो एक तो डर था कि इससे कहीं ऐसा ना हो कि कंट्री में क्या हो जाए, फिर से डिसइंटीग्रेशन हो जाए। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, इससे चीजें क्या हुई, और ज्यादा अच्छी हो गई, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन हमारा डेली बेसिस पे क्या हो गया, और ज्यादा इजिली रन करने लगा। अब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या हो गया, और इजिली रन करने लगा, है ना। जो हमारी कंट्री की जो यूनिटी थी, वो यूनिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। तो ये सारे सारे इसके रिजल्ट थे। अब यहाँ तक हमारा क्या ये बात समझ में आई कि हमने क्या किया, नए स्टेट्स बना दिए, है ना। स्टेट्स में लैंग्वेज के बेसिस पे बने, और दूसरी जैसे, है ना, और दूसरी चीज क्या हो गई कि कल्चर, एथनिसिटी, ज्योग्राफी के बेसिस पे हमने स्टेट्स बनाए। इसका तो ये हमने क्या किया कि पावर को इस तरीके से स्टेट्स में क्या कर दिया, और ज्यादा बढ़ा दिया। दूसरी चीज यहाँ की क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी। तो देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, है ना। किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। आपको याद होगा कि श्रीलंका ने क्या किया था भाई, सिंगलियों को बनाया था कि नहीं बनाया था, बताओ जरा। सिंगलियों को नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज भी कह सकते हैं कि राष्ट्र, है ना। तो यहाँ पे तो कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जबकि हमारे क्या है कि ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम पे हम हिंदी का यूज करते हैं, है ना। वी यूज हिंदी लैंग्वेज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, बट, है ना, बट बट है क्या कि ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम पे हम हिंदी का यूज तो करते हैं, बट हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं, 40% लोग हैं। कितने, 40% लोग हैं। तो 40% जनसंख्या ही, पॉपुलेशन कितनी, 40% ही हिंदी का यूज करती है। दैट मीन्स कि 40% तो हिंदी का यूज करती है, बट एक चीज ये भी नोटिस करिए कि 60% हिंदी यूज नहीं करती है। अच्छा एक बात बताओ ना कि अगर ऐसे लोगों के ऊपर हम जबरदस्ती, है ना, स्ट्रांगली इस चीज को इम्पोज करेंगे कि नहीं हिंदी ही बोलना है, वो तो सिस्टम के अगेंस्ट हो जाएंगे ना, उनको नहीं बोलना हिंदी, वो नॉन हिंदी स्टेट्स होंगे, या नॉन हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटीज हो सकते हैं, नॉन, है ना, हिंदी स्पीकिंग लोग हो, पीपल्स हो सकते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन थी, है ना, इतनी तो हिंदी तो बोलती थी, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज तो ठीक है, नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। तो हमारे यहाँ की जो लैंग्वेज पॉलिसी है, क्योंकि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज थे वो कौन से थे, यही थे कि भाई लैंग्वेज पॉलिसी क्या रखी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ है क्या, कहीं ना कहीं लैंग्वेज के बेसिस पे क्या हमारे यहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है लैंग्वेज के बेसिस पे, है ना। एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं भाई जो लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारे यहाँ क्या है कि, इसके बाद भी क्या है कि, है ना, एक बार फिर से लिखते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। अब हमारी लैंग्वेज पॉलिसी क्या है इंडिया में, इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। सबसे पहले तो कोई भी क्या है, नेशनल लैंग्वेज नहीं, कोई भी क्या है, नेशनल लैंग्वेज नहीं, है ना। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ये क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या है, हिंदी। और हमें पता है कि हिंदी कितने लोग बोलते हैं, 40%। दैट मीन्स कि हम 60% लोग ऐसे भी हैं जो नॉन हिंदी वाले हैं, जो हिंदी का यूज ही नहीं करते भाई। 60% ऐसे लोग हैं जो नॉन हिंदी वाले हैं,
अब हम क्या कर सकते हैं, क्या अगर 40% लोग हिंदी बोलते हैं तो क्या हम जबरदस्ती है ना स्ट्रांगली इम्पोज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। भाई हमने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये चीजें हैं। इसके बाद फिर क्या है कि अगर हम हिंदी को केवल नहीं बना सकते नेशनल लैंग्वेज, प्लस यहाँ पे 21 और हैं जिनको हमने शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना, ऐड कर रखा है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई करें तो यू कैन, है ना, पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज, है ना, इसमें से अमंग द 22 जो इसमें शेड्यूल्स है, इसमें जितने भी है ना लैंग्वेज है 22 लैंग्वेज, इसमें से आप किसी भी एग्जाम में क्या, किसी भी भाषा में क्या कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, है ना। 40% हिंदी वाले हैं तो हिंदी। अब यहाँ से दो तरीके के स्टेट्स आएंगे हमारे सामने, है ना। एक तो आएंगे क्या कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होंगे, एक आएंगे क्या जो नॉन हिंदी वाले होंगे। कौन से होंगे? नॉन हिंदी वाले होंगे। अच्छा, नॉन हिंदी स्टेट्स वाले हिंदी को क्यों एक्सेप्ट करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज? तो कंट्री का तो हो गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज, भाई क्या हो गया, पूरे कंट्री का हिंदी बना दी, चलो हिंदी है ना ऑफिशियल लैंग्वेज। बट जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं, है ना, दे विल नॉट एक्सेप्ट द हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इनके क्या है, इनके अपने जो लोकल लैंग्वेज होंगे ना, अलग अलग स्टेट्स के, इनके जो अपने लोकल लैंग्वेज होंगे, ये क्या बनेंगे, इनके जो अपने लोकल लैंग्वेज होंगे ये बनाएंगे उसको अपना ऑफिशियल लैंग्वेज। उसको ये क्या बनाएंगे, अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे भाई। उसको क्या बनाएंगे, अपना ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अलग अलग स्टेट्स में जो अपना उनका अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है वो वहां के काम को करेंगे। दूसरी चीज आपको पता होगा, इंग्लिश को क्या किया गया था, 1965 तक के लिए ही बनाया गया था कि हम उसको यूज करेंगे, है ना। इंग्लिश की बात करते हैं थोड़ा। तो जहां तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश को क्या किया गया था, केवल 1965 तक ये था कि हम इसका यूज करेंगे, उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। लेकिन जब ये हटाने की बारी आई ना, जब ये टाइम आया कि क्या हिंदी अब इंग्लिश को हटा दें, काम करने के लिए हिंदी हो, तो ऐसा हुआ कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से उन्होंने इसके अगेंस्ट आ गए, है ना। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंग्लिश को हटा दीजिए। तो इंग्लिश नहीं हटी, है ना, इंग्लिश अभी भी बनी हुई है। तो इंग्लिश में तो कर ही सकते हैं। अब जो लैंग्वेज पॉलिसी हमारी क्या है, ऐसा नहीं है कि अगर हिंदी ज्यादा लोग बोलते हैं और वो ऑफिशियल लैंग्वेज है तो ये इम्पोज किया जा सकता है ऐसे स्टेट्स पे जो हिंदी नहीं बोलते। नहीं कर सकते। पहले चीज, कोई भी हमारा अपना नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, 40% लोग बोलते हैं, बट इट डज नॉट मीन्स कि हम उसको स्ट्रांगली इम्पोज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। और करेंगे तो एग्जांपल याद रखना कि श्रीलंका में क्या हुआ था। हम इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी थॉरली चीजें रन कर रही हैं। इंग्लिश हटाने की बारी आई, नहीं हटी, अच्छी बात है, नहीं हटी। हटती तो क्या होता, जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं भाई उनको भी तो लैंग्वेज चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, बिना लैंग्वेज के कैसे कम्युनिकेशन होगा। तो ये चीजें हो गई कि नहीं हटी फिर चीजें। अब अभी के लिए हमारी पॉलिसीज यही है। 22 लैंग्वेजेस है ना टोटल हमारे जो शेड्यूल्स है उसमें, जो शेड्यूल है लैंग्वेज का उसमें, है ना। अब इस तरीके से क्या हो गया कि कहीं ना कहीं हमने अपनी लैंग्वेज पॉलिसी देख ली क्या है ना। गवर्नमेंट क्या करेगी, हिंदी को प्रमोट तो करेगी, प्रमोट कर सकती है, हिंदी को प्रमोट कर सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी के लैंग्वेज है ना, उनके साथ कुछ ऐसा करेगी कि जिससे ये पता चले कि गवर्नमेंट हिंदी के सपोर्ट में और बाकी के अगेंस्ट में, सपोर्ट में हो बट ये ना हो कि बाकी के अगेंस्ट में चली जाए। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो थोड़ा सा ध्यान रखनी है ना। अब यहाँ तक हमने जो देखा, एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं और फिर कंप्लीट करते हैं, है ना। देखो, हमने ये देख लिया था 7 शेड्यूल के बारे में, है ना, कि कौन कौन सी चीजें हैं, उस पर कौन कानून बनाएगा। फिर हमने देखा था कि ये तो कोर्ट्स आगे की कोर्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट था जो हमारा टॉपिक था बेसिकली, कि इंडिया में कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस किए गए, कौन से पॉलिसीज हैं। तो हाँ है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स हो गए उसकी एग्जांपल, लैंग्वेज पॉलिसी हो गई। लैंग्वेज पॉलिसी भी क्या है कि हम एक ही लैंग्वेज को नहीं भाई दे रहे हैं प्रायोरिटी, हमारे पास हमारी जितनी डाइवर्सिटी है ना वो है। क्योंकि एक बात जो कही जाती है ना वो क्या है, समझो जरा। एक बात जो कही जाती है कि फेडरलिज्म के लिए क्या है, अरे भाई
एक मिनट, लोडिंग कर रहा है भाई। चलो अच्छा, ठीक है। कुल मिला जुला करके ये था भाई कि हम, हाँ आ गया, ठीक है, कि हम ये कह रहे थे कि जब हम फेडरलिज्म की बात करेंगे ना, तो हमने कहा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया गया है, बट है क्या चीज कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से, ओके, इट्स ओके कि प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दिस विल नॉट मेक द कंट्री स्ट्रांग, है ना। क्या बनाएगा, जो चीज स्ट्रांग बनाएगा वो नेसेसरी तो भाई है ना, प्रोविजन से दैट्स इनफ, बट नेसेसरी नहीं है कि वो बना ही देगा फेडरलिज्म को बहुत स्ट्रांग। उसके लिए क्या चाहिए, एक तो देखो प्रोविजन है सो इट्स ओके, है ना, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है उसके अलावा जो चीज चाहिए कि प्रैक्टिकल होना चाहिए चीजें। प्रैक्टिकल कैसे होंगी, प्रैक्टिकल कैसे होंगी, प्रैक्टिकल तब होंगी जब लोगों के बीच में क्या होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया और लोग आपस में ट्रस्ट ही नहीं रखते, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो जाती है बार बार। तो आप जस्ट इमेजिन कि कैसे वहां पे फेडरलिज्म काम करेगा। कोई भी ऐसा नहीं है ना कि वो बहुत इजिली वे में काम कर सकता है, फेडरलिज्म नहीं कर सकता है, म्यूचुअल ट्रस्ट। और ट्रस्ट के बाद भी जो चीज है ना कि अलग अलग जो भी सोशल डाइवर्सिटीज है, रिस्पेक्ट, है ना, रिस्पेक्ट फॉर द सोशल डाइवर्सिटीज। और सोशल डाइवर्सिटीज का मतलब क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर वगैरह वगैरह वगैरह, जितने भी हो सबके लिए क्या होना चाहिए, है ना भाई, है ना भाई, समझे भाई। तो फेडरलिज्म कैसे स्ट्रांग बनेगा बताओ जरा, है कैसे बनेगा फेडरलिज्म स्ट्रांग, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो बन ही जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या, हमें तो नहीं लग रहा है कि ऐसे बन जाएगा, है कैसे बनेगा भाई बताओ जरा। भाई कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि फेडरलिज्म है ना, हालांकि, है ना, लिख दिया, कहा लिखा, कहा कि फेडरलिज्म है भाई, है ना, कंट्री में बकायदा रन कर रही है फेडरलिज्म। कैसे मान लोगे, है ना, फेडरलिज्म कैसे मान लोगे, लिख देने से तो माना नहीं जाएगा। जैसे कहा गया है कि लिखा तो है सेकुलरिज्म, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म भी तो दिखता है, तो क्या कम्युनलिज्म लिखा गया है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, है, is there any provision in the constitution that defines the communalism? No. Any provisions that promote the communalism? No. That is not in the practicing. है, ऐसा कैसे कह सकते नहीं है, हमें देखने को मिलते हैं रिलीजन के बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट्स, वो तो नहीं लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट मीन्स कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख भी दिया गया है ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है भी फेडरलिज्म के, उसके बावजूद भी म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट फॉर द सोशल डाइवर्सिटीज, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, हमें एक दूसरे के जो भी हमारे कम्युनिटीज हैं, जो भी हमारे सोशल डाइवर्सिटी सोशल ग्रुप्स हैं, सो हमें वी हैव टू क्रिएट द ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिटीज, बिटवीन द ग्रुप्स, है ना, देन द रियल प्रैक्टिसिंग ऑफ द फेडरलिज्म प्रोविजंस, है ना, वो हमें देखने को मिलेंगे। उसके पहले तो कहाँ से मिल सकते हैं। तो ये दो चीजें हमने कर लिया भाई, लैंग्वेज पॉलिसी हो गई, है ना। जरा बताओ कितने लैंग्वेज है टोटल, हिंदी को छोड़ के +21 लैंग्वेज। क्या रिलीज कोई भी ऐसा है नहीं है जिसको हमने नेशनल लैंग्वेज मानना है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसका ये मतलब नहीं कि उसको हम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स पर जबरदस्ती इम्पोज करेंगे, दैट्स ओके। ओके, सो सेंट्रल स्टेट रिलेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, क्या सेंट्रल स्टेट रिलेशन देखा जा सकता है आज, नहीं। ये दोनों टॉपिक्स हम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए, तब तक के लिए 4-6 बार क्लास को देखते रहिए, है ना। तो हमने अब यहां से लगभग अब आखिरी के 2 टॉपिक छोड़ के पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। रिवीजन करिएगा, इससे नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा, और एनसीईआरटी के एनोटेटेड पीडीएफ यानी कि इसके हाईलाइटेड पोर्शन वी विल सेंड इन द ग्रुप, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं, यहाँ से समझिए, वहां से नोट्स बनाइए और प्रॉपर तरीके से, है ना, पूरे डिस्कशन को बेहतर तरीके से समझते हुए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए, है ना।
तो इसको हम यहीं पे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जो कि हो जाएगा, है ना।